अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल। मौत का सफर, जी हां, सीधी से सतना जा रही यात्री बस रामपुर नेकिन में हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया। मृतकों में ज्यादातर वो बच्चे हैं जिनका सतना में नर्सिंग का एग्जाम था, रेलवे के एग्जाम थे। फिलहाल हादसे के बाद मुआवजे का भी ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर किसकी गलती की वजह से इतना दर्दनाक हादसा हुआ। अनादि विशेष में आज हम इसी विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे। इतना भयावह हादसा था जिसके बाद लोगों की रूह कांप गई। एक के बाद एक लाशें निकलना शुरू हो गईं। बस ठसाठस भरी हुई थी। कहा यह भी गया कि बस की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। स्टूडेंट्स उसमें थे। जिस बस को दूसरे रूट से जाना था वो दूसरे रूट से चले गए, यानी उस बस ने शॉर्टकट लिया। और बावजूद इसके कि उस जिस रास्ते से वो जा रही थी वो सकरा रास्ता था, और उस सकरे रास्ते पर उस बस को बड़ी ही तेज़ गति से दौड़ाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि 44 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। बस पानी में समा जाती है और उसके बाद जब खबर मिलती है तो गेट बंद करवाए जाते हैं ताकि पानी का लेवल कम हो और बस को बाहर निकाला जा सके। हादसे के बारे में जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। इस प्रकार का एक लौता हादसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, या फिर ये कहें कि रोजाना ऐसे ही हादसे होते रहे हैं जिनमें कई लोगों की जान जा रही है। अब इन हादसों को लेकर अभी भी वही सवाल बरकरार है कि आखिर इस हादसे का गुनहगार कौन है? बस का फिटनेस टेस्ट ना करने वाले वो अधिकारी, या फिर तय रूट पर बस ना चलाने वाले वो ड्राइवर, या फिर वो कर्मचारी जो चेक पॉइंट नहीं लगाते और बस चालक मनमर्जी से कहीं भी बस दौड़ा देते हैं। तो इसमें गलती किसकी? प्रशासन की, परिवहन विभाग की, आरटीओ की, या फिर मनमर्जी के साथ चलाने वाली जो गाड़ियां हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जिन पर किसी का बस नहीं। एक बार स्टीयरिंग थाम लिया, फिर पूरी की पूरी बस और उसके बस में बैठी हुई तमाम सवारियों की जान उनके हाथ पर होती है, उनकी हथेलियों पर होती है, लेकिन बावजूद उसके वो तरीके से इस गाड़ी को दौड़ाते हैं। हमने दिन भर इस कार्यक्रम को देखा, दिन भर इस खबर को कवर किया। आप देख रहे थे लगातार पहले आंकड़ा 20 पर आया, फिर 30 पर आया, फिर 35, 36 और अब ये आंकड़ा 44 पर आ गया है, जो डराने वाला है। 60 से ज़्यादा लोग इस बस में सवार थे और अभी भी बता रहे हैं कि आशंका है कि कुछ और लोग मिल सकते हैं, क्योंकि नहर का बहाव बहुत तेज़ था। हो सकता है कुछ लोगों को वहाँ से भी निकाला जाए। तो सवाल ये कि गलती किसकी, लापरवाही किसकी? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर टालना है, यूँ कहना कि सारी चीज़ें दुरुस्त थी, ये एक दुर्घटना थी, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम दूसरे स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, ये घटना डराने वाली है, परेशान करने वाली है, और ये नहीं, इससे पहले भी चाहे हम 88 की बात करें, चाहे 2006 की बात करें और 2021, सतना सीधी मार्ग पर ये इस तरह की घटना अमूमन होती रहती हैं। और उसके बाद जब कोरोना काल है, आपको दूरी बनाकर रखनी है, भले ही वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन बस को ठसाठस भरा जाता है। आरटीओ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहते हैं कि हमने पूरा ध्यान रखा। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि परमिट, इंश्योरेंस, उसके अलावा फिटनेस, ये सब कुछ ओके था उस बस का, लेकिन परमिट में जिस रूट की परमिशन नहीं थी वो गाड़ी उस रूट पर गई। नहर सक्रिय थी, ये भी बार बार कहा जा रहा है। ड्राइवर की गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, ये भी बताया जा रहा है। जब हमने वहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की तो कहा गया कि किसी तरह की कोई चेकिंग यहाँ होती नहीं है। स्पीड गवर्नर जिसे कहते हैं, शायद वो गाड़ी में था ही नहीं, अगर होता तो ये हादसा नहीं होता। देखिए पारुल, हमेशा हादसे के 3 कारण होते हैं। या तो सड़क खराब होगी तो हादसे होंगे, बस खराब होगी तो हादसे होंगे, और ड्राइवर लापरवाह होगा तो हादसे होंगे। इन सबको नियंत्रण करने के लिए एक सिस्टम होता है, जिसको पुलिस कहते हैं, हम परिवहन विभाग कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये इनका काम होता है कि नियम अनुसार ड्राइवर गाड़ी चलाए, सड़क पे सही तरीके से चले और सही सड़क पे चले। हम यहाँ देख रहे हैं कि नियमों का किस तरीके से उल्लंघन हुआ है। जिस रूट पर बस जाना चाहिए थी वहाँ जा नहीं रही थी। कोरोना काल में डिस्टेंस के साथ आदमी को बिठाना चाहिए, एक सीट पे एक बिठाना चाहिए थे, लेकिन 60-60 लोग बैठे थे बस में, क्षमता से अधिक सवारियाँ थीं। और हादसा हुआ है, जिस जगह पे हादसा हुआ है वो सकरी सड़क थी, तेज़ी से ले जा रहे थे वो, इस कारण से हादसा हुआ। तो लापरवाही इसमें ड्राइवर के साथ साथ सिस्टम की भी है। जिम्मेदारी किसकी है कि लोग कानून का पालन कराएं? उसकी जिम्मेदारी है परिवहन विभाग की। आपने फिटनेस दी थी, आप चेक करने का आपका दायित्व है कि जिन
गाड़ियों को आपने परमिट दिया है वो उसी रोड पे चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। आप अचानक चेकिंग कीजिए, एक सिस्टम ऐसा डेवलप कीजिए कि लोग कानून का उल्लंघन करने से डरें। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार बस के हादसे होते हैं। पहले भी जो हादसे हुए, जिन हादसों का हम जिक्र कर रहे हैं 2006 का हो या उससे पहले के हादसे हों, हमने देखा कि बस को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है लेकिन वो अनफिट रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। जो आपको गाड़ियों को बिना चेक किए आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। ड्राइवरों की चेकिंग कभी नहीं होती कि उनकी आंखों की रोशनी ठीक है कि नहीं, वो देख सकते हैं कि नहीं, सक्षम है कि नहीं है, उनका उम्र कितनी है। जब यदि हम देखते हैं ना पारुल के अचानक कभी चेकिंग की जाती है ड्राइवरों की, तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि 50 से 60% ड्राइवर ऐसे हैं जो गाड़ी चलाने लायक नहीं है, लेकिन वो सड़कों पे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और 60 70 लोगों को लेके जा रहे हैं। तो किसी न किसी की जान से जोखिम, जान से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वाहन मालिकों को, जो बस मालिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे ड्राइवर रखें और पूरी तरह से वाहन फिट हों। पैसे के लालच में आप क्षमता से अधिक बिठाते हैं, जिस कारण हादसे के कारण जब हादसा होता है तो इतनी मृत्युआं हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो जाती है, जबकि होना नहीं चाहिए। आप क्षमता से अधिक बिठाते नहीं, कम लोग होते तो हो सकता है उन्हें बचाने में आसानी होती और एक्सीडेंट में कम लोग क्षतिग्रस्त होते। लेकिन यहाँ पे नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है कि कोई नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम देखते हैं स्कूल बसों की बात करें हम, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी जब कभी भी आज भी चेकिंग होती है, 5 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी हुए, तब सड़क पे उतरते हैं, परिवहन अमला उतरता है, पुलिस उतरती है, तो आज भी आपको उसमें दूसरा दरवाजा नहीं मिलेगा, खिड़की के पास ग्रिल नहीं मिलेगी। वो जो तमाम जो गाइडलाइनें तय की गई हैं उसके अनुसार उसमें कोई भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये पालन नहीं होता है। नियमों का पालन कराने की सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है परिवहन विभाग की। वो गाड़ी की फिटनेस देता है, वो गाड़ी चेक करता है कि सही है कि नहीं है, वो स्पीड गवर्नर लगाता है। क्यों नहीं लगाते हो आप? क्यों गाड़ियां तेजी से भागती हैं? आप अचानक जाके सड़क पर चेक क्यों नहीं करते हो? आपके पास मशीन है, उपकरण है, संसाधन है जो सड़ रहे हैं। हम देखते हैं ट्रैफिक विभाग में है जो, उसमें ब्रीथ एनालाइजर होता है, जो आप शराब पीकर वाहन चलाओगे तो उसको चेक करने के। लेकिन आप किसी भी सड़क पे खड़े हो जाइए, उनके पास ना ब्रीथ एनालाइजर मिलेगा, ना स्पीड चेक करने वाला मीटर मिलेगा कि कोई गाड़ी आपकी आ रही है कितनी तेजी से चल रही है। वो सिर्फ चालान ही देखते हैं कि हेलमेट किसी ने पहना है कि नहीं पहना, किसी ने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया। बसों की चेकिंग तो तब होती है पारुल जब हादसे हो जाते हैं। अब आप देखिएगा, आपको आगे अगले 2-3 दिन में आपको बकायदा चेकिंग अभियान चलाते हुए देखेंगे। लेकिन ये जैसे ही हादसे की जो मातम पसरा हुआ है, वैसे ही जो लोग भूलेंगे, इसके बाद फिर ढर्रा वैसे के वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने। हमने देखा था दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ था तो बस से, गाड़ियों से ब्लैक फिल्म को हटा दिया गया था, यानी जो काले शीशे होते थे उसको हटा दिया गया था। और आज भी आप देखें तो उस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप देखें तो आपको कहीं कुछ ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी जिनमें ब्लैक ग्लासेस होते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, जबकि नियम है कि आप नहीं कर सकते। और आपने सही कहा कि अब कल से देखिए हर कोई इस मामले में जाँच करना शुरू कर दिएगा। हर जिले में, हर प्रदेश में इस तरह की जाँचें शुरू हो जाएंगी बसेस को लेकर खास तौर पर। लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि सिस्टम को अब ये तय करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर व्यक्ति, मैं आपके पास लौटती हूँ। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार जी। गोविंद शर्मा जी, हम सीधी को लेकर बात कर रहे हैं, जहां पर इतनी सारे लोगों को हमने खो दिया, न जाने कितनी जानें चली गई। 44 का तो अभी तक आंकड़ा आ ही रहा है। उनमें कई सारे बच्चे थे, 4 साल के बच्चे का भी होना बताया जा रहा है, महिला, बुजुर्ग, तमाम सभी लोग थे। लेकिन हम जब आरटीओ या ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से बात करते हैं, वो कहते हैं बस में फिटनेस प्रॉपर था। क्या आप ये बता सकते हैं कि जितनी बसेस वहाँ चल रही हैं उनमें पर्याप्त जो प्रावधान है, जो रूल्स हैं, नियम है, उनका पालन हो भी रहा है नहीं? देखिएगा कि वर्तमान की जो परिस्थिति के अनुसार जब से कंप्यूटर युग आया है, हमारी प्रत्येक गाड़ी में फिटनेस वगैरह जो है आरटीओ देखता है और उसके बगैर जो है आगामी सर्टिफिकेट देता है ना परमिट देता है। बीमा, फिटनेस, ये हमारी एक अनिवार्यता है जो हर साल पूरी होती है और हर बार होती है। अब रहा सवाल इस बात का है कि ये जो दुर्घटना हुई है बड़ा है, ये बड़ा बुरा घटना कही जा सकती है, परंतु इसकी जो मैंने जानकारी ली है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में इंदौर में हूँ मैं, और मैंने इंदौर से रीवा में, सतना में, सीधी में जो जानकारी प्राप्त की है, उसमें उनका कहना है पड़ता है कि ये रोड विगत 5 दिन से बंद पड़ा हुआ है। इस रोड से गाड़ी को आने जाना चाहिए।
यात्रियों का आवागमन को करने के लिए ये नहर के पास से गई थी। क्योंकि ये 5 रोज से रोड बंद पड़ा हुआ है और 5 किलोमीटर का रोड प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया है, जबकि इस रोड पे हमारे से बरसों से टोल लिया जाता रहा है और अभी भी मुझे ये जानकारी लगी कि अप्रैल इस रोड पे टोल लग रहा है। तो जिला प्रशासन जो कि ब्रजेश जी, मैं आती हूँ, गोविंद शर्मा जी आप रुकिए हमारे साथ। ब्रजेश जी, ये सच्चाई है कि आपको हर जगह पर जहाँ जहाँ टोल होने चाहिए वहाँ टोल मिलेंगे, आपको उतनी ही राशि देनी पड़ेगी, 1 रुपए कम आपसे नहीं लेते हैं। और वहाँ पर जब, क्योंकि इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उन हाईवेज को दुरुस्त करना, और वहाँ आप जाकर देखें तो आपको उन्हीं सड़कों पे आगे जाकर गड्ढे भी मिलते हैं, सिंगल रोड भी होता है, और कई बार तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है सड़कों की कि 2 व्हीलर्स का चलना मुश्किल हो जाता है, 4 व्हीलर की तो बहुत ज़्यादा दूर की बात छोड़िए। अब जाहिर है जो गोविंद शर्मा जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये भी सच है कि अगर वहाँ जाम नहीं होता, वो रोड चलता होता, तो शायद वो ड्राइवर शॉर्टकट लेता ही नहीं, ये घटना ही ना होती। देखिए पारुल, उसमें जिम्मेदारी सबकी तय होना चाहिए। हम देखते हैं कि बस हादसे हो जाते हैं, पहले भी जो हादसे हुए हैं, तो आपने जो फिटनेस सर्टिफिकेट देता है आरटीओ का जो अधिकारी, उसको आपने सस्पेंड कर दिया कि भाई आपने अनफिट गाड़ी को फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया था। इसके बाद किसने देखा? कुछ नहीं। जिम्मेदारी सबकी तय होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सड़क यदि खराब है, सड़क की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो संबंधित विभाग, चाहे वो सीपीए की सड़क हो, पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपकी वजह से 40 लोगों की जान चली गई है। यदि इसमें सिंचाई विभाग की लापरवाही है कि उसने नहर के किनारे ऐसे वो नहर पे पुलिया जो बनाई थी, उस पर साइड में आपने ग्रिल नहीं लगाई, या पुलिया पे ऊंची जगह थी, जो भी थी, यदि उसकी जिम्मेदारी हो, जांच पूरी वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए कि दुर्घटना हुई है तो जिम्मेदार कौन है। हम यहाँ देखते हैं कि सीधा एक तो जिम्मेदार मान लिया जाता है कि ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी, यदि उसकी जिम्मेदारी हो, बस मालिक की जिम्मेदारी हो, तो उन पर भी कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ होता नहीं है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आप सीधा मान लेते हैं कि ड्राइवर की लापरवाही है, ड्राइवर पर आप एफआईआर कर देते हैं। यदि आपको लगता है सड़क खराब है और किसकी सड़क है, जिम्मेदारी किसकी थी वहां गड्ढे भरने, और यदि दूसरा रोड यदि जाम है तो ट्रैफिक वाले क्या कर रहे थे कि उस रास्ते से कैसे उनने डाइवर्ट किया था, क्या बिना डाइवर्ट के कैसे गाड़ी चली गई, तो ये भी जिम्मेदारी सबकी तय होना चाहिए। क्या देख रहा हूँ, सबकी जब जिम्मेदारी होगी, तय होगी और कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पर हादसों पर लगाम लगेगी। जी गोविंद जी कहिए। जब मेरा कहना था कि 5 दिन से रोड बंद पड़ा हुआ है, तो प्रशासन और परिवहन ये सड़क के अधिकारी लोग, कलेक्टर या दूसरे अधिकारी या आरटीओ वगैरह क्या देख रहे हैं? हमारे को बसों का संचालन करना है, यात्रियों को एक स्थान दूसरे स्थान ले जा रहा है, हम हर महीने परमिट टैक्स भर रहे हैं, और यदि इस प्रकार से 5-5 दिन तक रोड बंद रहेगा तो एक तरफ हमको भी नुकसान होगा, हमारा आर्थिक नुकसान होगा, दूसरी ओर यात्रियों को भी जो आवागमन का साधन है हमारे से बना हुआ है, क्योंकि आज भी ट्रेनें वगैरह सब बंद पड़ी हुई है, लोगों को आना जाना लगा है। शर्मा जी, आप जब बस के किराया बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, आप अपनी सुविधाओं के अनुसार बसों के जो हित होते हैं, बस मालिकों के जो हित होते हैं, उनके लिए तो आंदोलन करते हैं। कभी आपने सड़कों के लिए नहीं मामला उठाते हैं कि भाई सड़क खराब है, हम यहाँ का टैक्स क्यों दें, हम यहाँ गाड़ी बंद कर देंगे यदि सड़कें ठीक नहीं होंगी। तो ये आप जिम्मेदारी से भाग कैसे सकते हैं? आप दूसरे पे टाल देते। यदि हादसा हुआ है कि सड़क वालों की जिम्मेदारी। मेरे रीवा के शेड्यूल के पदाधिकारी, सत्ता के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया रोड सुधारने के लिए। इंदौर आरटीओ, रीवा आरटीओ को भी ज्ञापन दिया गया है कि इस प्रकार से जो आवागमन साधन में बाधित हो रहा है, जो गाड़ी को हमको 1 घंटे में पहुंचना चाहिए वो 2-2, 2.5 घंटे पहुंच रही है। हम भी परेशान हो रहे हैं, हमारी ट्रेनें मिस हो रही है। हम इस बारे ज्ञापन प्रशासन दे चुके हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रहा, तो इसका जवाबदार कौन है? नहीं, लेकिन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, आपका कहना है। ये भी एक हम ब्रजेश जी, गोविंद जी आप भी सुनिएगा, हम जब चर्चा कर रहे थे सुबह से लेकर हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं कि जो बस ओनर्स हैं या ट्रैवल एजेंसीज हैं, ये ड्राइवर्स को टारगेट देते हैं कि भाई 1 दिन में तुम्हें इस रूट पे 3 बार चक्कर लगाना है, फिर उस व्यक्ति को अपने टाइमिंग को भी मेंटेन करना, वरना उसकी सैलरी में से पेमेंट काटी जाती है। तो वो शॉर्टकट ना लेगा तो भला क्या लेगा? आप बता रहे हैं कि 5 दिन से जाम था, कितनी बसेस रोज वहां से होकर गुजरती हैं, क्यों बस ऑपरेटर्स ने वहां पर कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्यों बात नहीं उठाई, कोई दबा रहा था उनकी बात को? नहीं, देखिए मेरा कहना रहेगा कि हमारी कोई भी बस जो है न्यूनतम जो है 200 किलोमीटर और अधिकतम 450 किलोमीटर ज्यादा चलती नहीं है, जो कि एक 9 घंटे के पीरियड में होती है, बीच में ब्रेक होता है। गोविंद शर्मा जी, आपकी इस बात से मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शक एग्री नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद सड़क पर जाते हैं, हम देखते हैं किस तरह से अंधाधुंध तरीके से हर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, चाहे वो खासतौर पर जो एक जगह से दूसरे जिलों में जाने वाले ड्राइवर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो हमेशा गाड़ी की ज्यादा अधिकतम स्पीड 60 से ज्यादा हो नहीं सकती है जब भरी गाड़ी है। एक बार कार आप की अश्योर स्पीड 100 की कीजिए, हो सकती है। फिर हम आप जब सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम पर सवाल हम भी उठा रहे हैं, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और जिम्मेदारी आपकी भी ये है कि जो प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं या जो रूल्स हैं, नियम हैं आरटीओ के, उनको फॉलो करना। क्या स्पीड गवर्नेंस है, क्या सीसीटीवी फुटेज है, क्या जिसको लेकर हम बात कर रहे थे ब्लैक फिल्म्स नहीं होना गाड़ी में, इन तमाम चीज़ों को आपका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अग्निशमन यंत्र, इन तमाम चीज़ों को आप गाड़ी में रखते हैं, उसके बाद आप सिस्टम के लिए धरना आंदोलन कर सकते हैं। नहीं, हमने सब आरटीओ के जितने सिस्टम उसका फॉलो कर रहे हैं। आप देखिएगा हमारी गाड़ी में सब कुछ मिलेगा जो आरटीओ मांगता है, क्योंकि उसके बगैर तो फिटनेस हो नहीं देखिए, सकता ना। बस की परेशानी को लेकर हमारे ये प्रोग्राम नहीं, हमारी ये चर्चा नहीं है। हम चाहते हैं कि हादसे खत्म हो इस तरह से होना, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो उस बस में ट्रेवल कर रहे थे, जो 7 लोग बचे हैं, उन्होंने ये बताया है कि ड्राइवर को बार बार कहा गया कि आप धीरे चलाइए बस को, लेकिन वो नहीं माना। वो अंधाधुंध तरीके से दौड़ा रहा था, अनबैलेंस हुई है बस, भारी तादाद में उसमें यात्री बैठे हुए थे, इस वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। आगे चर्चा आपसे नहीं हो पाएगी, कुछ और लोगों को भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रजेश जी सब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा। कितनी बड़ी घटना घट गई उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ना ही सिस्टम में बैठे हुए लोग और ना ही ट्रैवल एजेंसी तो के मालिक तो अभी तक सामने नहीं आया किसके कौन थे वो। देखिए पारुल, इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, मालिक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और प्रशासन तंत्र जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। जैसे कि शर्मा जी कह रहे हैं कि आप 5 रुपए की सवारी को बिठाने के लिए एक गाड़ी को ओवरटेक करते हो, तेजी से चलाते हो, 5 के आप कितने लोगों की जान जोखिम में डालते हो। दुर्घटना हो जाएगी तो बस में बैठे हादसे के शिकार हो जाएंगे, जो बाहर सड़क पर चल रहे हैं वो लोग हादसे के शिकार हो जाएंगे। आप फिटनेस की बात करते हैं कि सब कंप्यूटराइज हो गए फिटनेस, हम भी जानते हैं सिस्टम में किस तरह से फिटनेस मिलती है, और शर्मा जी तो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि उनका काम ही है कि दिन रात फिटनेस कैसे दें। जब एसोसिएशन बनी है तो जब हम देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो ये लोग सड़क पे आ जाते हैं। कभी ये सड़क पे, शर्मा जी ने कहा हमने ज्ञापन दिया सड़क खराब है, लेकिन कभी कहा उन्होंने कि अब सड़क हम टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, हम लोगों को ले जा रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सड़क हमें सही नहीं मिल रहा है, हम इस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कभी आपने ऐसा सुना है कि सड़क के कारण बस मालिकों ने हड़ताल की हो? नहीं की। उन्होंने अपने दाम बढ़ाने के लिए, किराया बढ़ाने के लिए जरूर वो धरना देते हुए दिखाई देते हैं, या कोई और मुद्दा हो कि हम इतना अपने साधन संसाधन अभी टैक्स में छूट को लेके उन्होंने हड़ताल की, कितने दिनों तक बसें नहीं चलाई कोरोना काल के बाद, लेकिन कभी ये बात नहीं की उन्होंने कि व्यवस्था ऐसी नहीं, सड़क ठीक कीजिए, हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा हक है ना, सड़क ठीक कीजिए आप। बिल्कुल, लेकिन एक तरह का कोई रैकेट भी चल रहा है, कोई तंत्र भी चल रहा है सिस्टम के अंदर भी, जिनके साथ मिली भगत करता है और उसके बाद सब चीज़ें सुचारू होना शुरू हो जाती हैं। ये सवाल मेरा है सर कि क्या कोई एक अलग से कोई तंत्र चल रहा है डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ऐसे लोगों के साथ साठगांठ करता है? क्योंकि ये वहाँ के लोगों ने कहा है कि स्पीड तेज़ थी, ज़्यादा तेज़ थी, यात्रियों की ज़्यादा भरमार थी, अनबैलेंस हुई है गाड़ी, उसके बाद गिरी है जाके। तो स्पीड गवर्नर तो नहीं था, जाहिर सी बात है, इसी वजह से स्पीड अंधाधुंध तरीके से बढ़ाई थी ड्राइवर ने। देखिए, हम जैसे शर्मा जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे 60 से ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलती गाड़ियाँ। निश्चित तौर पर स्पीड ब्रेकर लगता है, वो स्पीड गवर्नर लगता है तो नहीं चलती 60 से ज़्यादा, लेकिन वो लगता नहीं है। आपको फिटनेस उसी चीज़ की दे दी जाती है, तो तंत्र में कहीं ना कहीं तो पोल है, कोई ना कोई तो है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा प्रशासन तंत्र या पूरा परिवहन तंत्र ही खराब है, लेकिन तंत्र में कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जिनको चिन्हित करना जरूरी है, जिनकी वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और ये हादसे हो जाते हैं। हर आदमी को उसकी जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं कि आपने फिटनेस दे दिया, कौन जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई करना निश्चित होगी, तब इसके बाद जो हादसे रोकेंगे। बस मालिकों को अपनी जिम्मेदारी तय करना है, सवारियों को भी अपनी जिम्मेदारी है, लोगों में भी जागरूकता की जरूरी है। जब आप देखते हैं कि एक बस पूरी भरी हुई है, इसके बाद भी आप उसमें सवार हो जाते हैं, जबकि आपको देखना चाहिए कि पीछे दूसरी बस आ रही। आज की तारीख में वैसे ही पूरे सिस्टम से बने हैं कि 2 घंटे बाद कितनी बस आएगी, बाकायदा टाइमिंग है सारी बसों की, तो आपको भी इंतजार करना है। हर आदमी जल्दी में है, इस जल्दबाजी के कारण भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। सबसे बड़ा ये कि प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारी है कि यदि स्पीड गवर्नर लगा है तो किसी ने, बस वाले ने उसको निकाल तो नहीं दिया है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो अचानक जैसे औचक निरीक्षण करते हैं अपन, वैसी चेकिंगें होंगी तो निश्चित तौर पर एक डर बैठेगा आप में कि आप जांच कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं सड़क पे कहीं जांच नहीं होती। भोपाल में आपको शहरों में जांच होती दिखेगी, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, लेकिन बसों की जांच यदा कदाई होती है। अब आप कभी देखते हैं कि परिवहन मंत्री उतर गए सड़क पे तो बसें चेक कर रहे हैं, कभी देखते हैं आप स्कूल बसें चेक हो रही हैं, तो स्कूल बसें आप अचानक ही ऐसा क्यों टारगेट करते हैं 15 दिन हम चेक करेंगे? 15 दिन जब चेक करते हो आप, ये
घोषित करके कि हम 15 दिन चेक करेंगे, तो जो अवैध रूप से चल रही हैं बस वो 15 दिन घर में खड़ी हो जाती हैं। आपके चेकिंग अभियान के हटते ही फिर वो सड़क पे आ जाती हैं अनफिट बसें और अवैध बसें। तो आप घोषित क्यों कर रहे हैं? ये आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आपको चेक करना है। 24 घंटे में कभी भी चेक करो। तो जो अचानक चेकिंग होगी, जैसी व्यवस्था होगी, तो निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगेगी। आप अभी क्या करते हो, घोषणा कर देते हो कि परिवहन वाला आज यहाँ बैठा है, बस आगे जो बस जा रहा है वो बस वाले को दूसरे को सचेत कर देता है कि आगे चेकिंग चल रही है, वो वहीं से लो हो जाएगा या वहीं से लौटा लेगा। हमने देखा बसें जैसे 2 व्हीलर लौट जाते हैं, वैसे बसें भी ग्रामीण क्षेत्रों में आधे रास्ते से अपनी सवारियां दूसरे को देकर लौट जाती हैं। तो ये कौन चेक करेगा? इसका पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पर परिवहन विभाग की है, पुलिस विभाग की है, प्रशासन तंत्र की है। लेकिन एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है? बंदी प्रथा चलती है, पुलिस में हो चाहे परिवहन विभाग में। जो बसें चल रही हैं उनका बाकायदा एक महीना बंधा होता है, चाहे थानों में हो चाहे ट्रैफिक में हो, जिस रूट से वो निकलती हैं। ये जो प्रशासन तंत्र में जो भ्रष्ट तंत्र बैठा है, उसके कारण भी ये हादसे होते हैं। और निडर होकर जो लापरवाही पूर्वक ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, उनको डर नहीं रहता कि आगे पुलिस है, यदि थोड़ी बहुत लापरवाही होगी, थोड़ी बहुत हादसा होगा, वो बचा लेंगे। लेकिन जब जैसे गंभीर हादसे हो जाते हैं तो सरकार जाग जाती है, और फिर कुछ दिन आपको जागृत दिखेगी, इसके बाद सब इसको भूल जाएंगे। फिर अगले हादसे पे आपको जागृत करना पड़ेगा, अगला हादसा जागृत करेगा उनको। बिल्कुल इंतजार होता है कि कोई और घटना घटे, उसके बाद फिर 10 दिन तक शोक मनाते हैं, 10 दिन तक चेकिंग चलती है, उसके बाद सब खत्म ठंडे बस्ते में। मोहित सर हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिटायर्ड डीएसपी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहित वर्मन के वंडेकर जी, आपका बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। धन्यवाद पारुल जी। वर्मिंडेकर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि उस जो सीधी में जो मामला हुआ, इसमें बस में एक तो ओवरलोडेड थी, दूसरा जो नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं किया गया। स्पीड गवर्नर अगर होता तो शायद स्पीड नहीं बढ़ती, क्योंकि जो यात्री बचे उसमें उन्होंने बताया कि ड्राइवर फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। जिस रूट में परमिट में परमिशन नहीं थी, उस रूट से वो गाड़ी जा रही थी। आप इस पूरे सिनेरियो को समझते हुए क्या कारण मानते हैं कि इस घटना के पीछे वजह क्या रही होगी? देखिए, इस घटना के पीछे तो वजह केवल एक और एक ही समझ में आती है, वो है चालक की लापरवाही और उदासीनता। ये जो है नियमों के प्रति उदासीनता और अपनी उसकी जो चालन की ड्यूटी है उसके प्रति लापरवाही ही इसका नतीजा है। जो मेरी जानकारी में आया है वो ये है कि बस ने जो है अपना जो परमिट रूट है उसको छोड़ के दूसरा रूट ले लिया था, क्योंकि आगे कहीं चेकिंग थी। तो ये तो सर्वथा गलत है, और केवल एक ही कारण है कि ड्राइवर की लापरवाही है, नहीं तो ऐसी दुर्घटनाएं कभी नहीं हो सकती है। ड्राइवर की जी सर, ब्रजेश सर हमारे साथ बने हमारे मोहित जी, आपने विदेश में भी सर्विस की, यूएन मिशन में गए थे आप। विदेशों में क्या व्यवस्था रहती है? वहाँ ऐसे हादसे नहीं होते? हमारे यहाँ क्या खामियां हैं जो आप देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, बहुत स्पष्ट बोलूंगा तो बहुत बुरा लग सकता है, परंतु विदेशों में ऐसे हादसे नहीं होते। वहाँ एक्सीडेंट वास्तव में एक्सीडेंट के रूप में ही आते हैं। हमारे यहाँ हम लोग एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट बनाते हैं, जिसको एक्सीडेंट कह दिया जाता है। वहाँ का व्यक्ति जो चालक है वो इतना डिसिप्लिन्ड है और हर एक व्यक्ति इतने अनुशासन में रहता है, वह उसी अनुशासित दायरे में रहकर वाहन चलाता है और नियमों का पालन करता है। हम लोग नहीं करते हैं। और इसकी एक मैं मुख्य वजह और बताना चाहूंगा कि यातायात शिक्षा नहीं दी जाती हमारे यहाँ किसी भी स्तर पे। बचपन से लेके बड़ा होकर बूढ़ा होने तक के कहीं पे भी यातायात शिक्षा नाम की चीज नहीं है। अब ये ड्राइवर जितने हैं, कॉमर्शियल व्हीकल के नहीं, हम लोग भी ड्राइवर ही कहलाते हैं अगर हम वाहन चलाते हैं तो। हम लोगों को यातायात शिक्षा दी नहीं गई है। हम लोग जितना इधर उधर से पढ़ के समझ करके सीख लेते हैं, उतना ही ज्ञान हमें है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे यहाँ सिस्टम में। यातायात शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मोहित साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय अब इजाज़त नहीं देता कि हम आगे इस चर्चा को लिए चलें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर मुद्दा ब्रजेश सर कि अब जैसे कि आप बता रहे थे सर कि वहाँ के जो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले लोग हैं, हम और आप भी ड्राइविंग करते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन होते हैं। हमें पता है कि हमें इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं जाना है, हम किसी को ओवरटेक नहीं करते हैं। हम लेकिन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बस ही बस को ओवरटेक कर रही है, जिसमें काफ़ी तादाद में सवारियाँ होती हैं। यानी डिसिप्लिन की बहुत कमी। और जैसे कि हम शुरू में चर्चा में कह भी रहे थे कि जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना शायद वो ना ट्रेवल एजेंसीज करती है और ना ड्राइवर को उतना गंभीरता से बोला जाता है कि जो तमाम नियम हैं उनको पालन करते हुए ही आपको बस चलानी है।
देखिए पारुल जी, हमारे यहाँ पूरे कानून में भी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी संशोधन की ज़रूरत है। हम एक तरह से मौत का लाइसेंस बांटते हैं। आप देखते हैं कि स्कूलों में हम जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं बच्चों को, उनको पहले एजुकेशन दीजिए ना। जैसे कि आप मोहित जी कह रहे थे कि आप पहले उनको सड़क पर चलने का अनुशासन सिखाइए, उनको सड़क पर चलने का नियम बताइए कि कैसे चलना है, आपको लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है, कहाँ क्रॉस करना है, कौन से ग्रीन सिग्नल आएगा तब आपको निकलना है, कब रुकना है, कब जेब्रा क्रॉसिंग करना है। हम कुछ नहीं बताते, हम उनको लाइसेंस दे देते हैं, लर्निंग लाइसेंस दे देते हैं और सड़क पर छोड़ देते हैं, जाइए उतरिए, किसी को भी मारिए और मरिए। तो ये मौत का लाइसेंस दे रहे हैं हम। इसको सिस्टम को सुधारना, पहले उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में बताइए, फिर उनका बाकायदा ड्राइविंग जो रूट रहता है उस पर उनकी परीक्षा लीजिए, जिसमें वो पास हो तो उनको लाइसेंस दीजिए, तब उनको सड़क पर उतरना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तो हमें हर स्तर पर, एजुकेशन स्तर पर और जो ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया है उस पर भी सुधार लाना चाहिए। हम कहते हैं कि छात्राओं को जाके गर्ल्स कॉलेज में आप लाइसेंस दे रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हैं जो बस के खास तौर पर ड्राइवर हैं, उन्हें अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है, बिल्कुल, उन्हें अभी भी समझाइश की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखद घटना हम ऐसे कहेंगे जो मध्य प्रदेश के सीधी में हुई। 44 लोगों की जानें जा गई, एक के बाद एक सुबह से जो शवों का निकलना शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हो रहा था। 44 लोग, आप समझ सकते हैं। और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, सिर्फ एक छोटी सी गलती कि ड्राइवर ने रूट चेंज किया, वो स्पीड में था क्योंकि जो सवारी उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी वो स्टूडेंट्स थे, उन्हें एग्जामिनेशन के लिए टाइम पर पहुंचना था। दुर्घटना से देर भली कहते हैं ना, अगर इसे सभी समझ लें तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन ऐसा कोई चाहता नहीं। सभी को जल्दी है, सभी को तेजी है, और इस तेजी और जल्दी की वजह से वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं जो उनकी जान तक ले लेती है। कुछ ऐसे हैं नियम, कुछ ऐसे ही कायदे जो हमें मोटर व्हीकल एक्ट में पता चलते हैं, उन्हें फॉलो किया जाए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। गाड़ी चलाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या नियम है रोड पर गाड़ी चलाने के। इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ लूप होल है, कहाँ वो चीज़ें हैं जिसे सुधार करके इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।